एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पोलन ग्रैंड से ही रिलेटेड है और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा दिया है, जिसमें पोलन वाइबिलिटी को मैंने एक्सप्लेन किया था, पोलन टैबलेट्स को एक्सप्लेन किया। इसके बाद में कंपाउंड पोलन ग्रेन कुछ और स्पेशल पॉइंट के बारे में मैंने बताया था कि इन द मेंबर ऑफ फैमिली साइप्रेसी आउट ऑफ 4 पोलन ग्रेन 3 आर डीजेनरेट एंड 1 रिमेन फंक्शनल। क्लियर? तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस करा दिया है आप लोगों को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पोलन ट्यूब्स से रिलेटेड है। अब आपको ये बात यहाँ पे समझनी है कि पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर्स, मेल गैमेटोफाइट, ये क्या कंसेप्ट है। ठीक है, पोलन ट्यूब क्या है, ये क्यों डेवलप हुई है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक्चुअली में क्या है कि एंजियोस्पर्म के अंदर, मीन्स मैं यहाँ पे बात करूँ स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर, स्पर्मेटोफाइट्स का सीधा मीनिंग होता है सीड बियरिंग प्लांट। व्हाट? सीड बियरिंग प्लांट्स। हम स्पर्मेटोफाइट्स का मीनिंग देखते हैं और इस स्पर्मेटोफाइट्स में हमें ये अच्छे से पता है कि केवल आपके हायर प्लांट्स इसमें आते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये दोनों स्पर्मेटोफाइट्स हैं। क्लियर? और यहां मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं एंजियोस्पर्म के केस में। क्लियर? अब आप ये सोचिए कि एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म के अंदर पोलन ट्यूब आती है, बाकी कहीं नहीं है पोलन ट्यूब। एक्चुअली में क्या है कि एंजियोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, या इन्हीं को ही हम पोलन ग्रेन बोल देते हैं। एक्चुअली में थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर्स को क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन बोला जाता है। और पोलन ग्रेन के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मीन्स यही पोलन ग्रेन आगे चल करके क्या बन जाता है? मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। और मेल गैमेटोफाइट का मतलब है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल गैमीट डेवलप करता हो। क्लियर? मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट के केस में उसकी लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन होती है, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो गैमेटोफाइट है ये गैमीट प्रोड्यूसिंग स्टेज है प्लांट की लाइफ साइकिल की। प्लांट की गैमेटोफाइट वो जनरेशन है जो गैमीट प्रोड्यूस करती है। तो मेल गैमेटोफाइट ये मेल गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है जो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है आफ्टर द प्रोसेस। क्लियर? अब यहाँ आप बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोर्स जो अर्लियर स्टेज है उससे फिर माइक्रोस्पोर्स क्या है? थिक वॉल्ड हो जाता है। ठीक है, एक्साइन एंटाइन आ जाती है, इसको पोलन ग्रेन हम कहते हैं बहुत अच्छे से। अब पोलन ग्रेन आगे फिर क्या है? डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट में। वो मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एक्सप्लेन किया था कि भाई फर्स्टली पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो इनलार्ज होता है, माइटोटिकली वो डिवाइड करता है एंड गिव राइज टू लार्जर सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर सेल दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस की थी। फिर क्या है? अगेन जो जनरेटिव सेल है फिर वो क्या है? आगे फिर अगेन माइटोटिक डिवीजन करती है, जिसके रिजल्टेंट से क्या बनता है? 2 मेल गैमीट्स बनते हैं। और वो दोनों जो मेल गैमीट है जनरली लेंटिकुलर इन आउटलाइन और स्फेरिकल इन आउटलाइन, दोनों ही रेगुलर होते हैं और दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। अब यहाँ इन प्लांट्स में अब जो गैमीट्स बनेंगे, तो मेल गैमेटोफाइट क्या है? मेल गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है। मेल गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है ये।
मेल गैमेटोफाइट, क्लियर। और ये मेल गैमेट्स बनाता है, ठीक है। अब यहां पर जो मेल गैमेट्स हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, क्लियर। अब भाई इनको पहुंचना कहाँ है? फीमेल गैमीट के पास, लेकिन इनके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं है, ना फ्लैजिला है ना सीलिया है, कुछ भी नहीं है। तो ये फिर कैसे जाएं? तो इन गैमीट को ले जाने के लिए यहाँ पर स्पर्मेटोफाइट्स में एक साइफन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। तो पोलन ट्यूब एक्चुअली में क्या है कि इट इज ए स्ट्रक्चर दैट कैरी मेल गैमीट्स टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट, और इस तरीके से पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी बोलते हैं। इसलिए ये जो करेक्टर है साइफोनोगैमी का, ये स्पर्मेटोफाइट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्लियर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसलिए हम स्पर्मेटोफाइट्स को साइफोनोगैम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें पोलन ट्यूब डेवलप होती है। मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि आप ये बात देखिए कि लोअर प्लांट के केस में, लोअर प्लांट्स के केस में आपने बहुत सारे मेल गैमेट्स को डिस्कस किया है जिनको एंथेरोजोइट्स मैंने कहा था, एंथेरोजोइट्स बोला था। और ये एंथेरोजोइट्स फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर थे। कैसे स्ट्रक्चर थे ये? फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर थे, मींस इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट थे जिसकी हेल्प से ये मूव कर सकते थे, वन प्लेस टू अदर प्लेस ये जा सकते थे, क्लियर। लेकिन इन्हें जाने के लिए भी एक मीडियम की वहां पे क्या थी? रिक्वायरमेंट थी, और वो मीडियम क्या था? वाटर। तो वाटर में, वाटर के थ्रू ये स्विम करके किसके पास पहुंच जाते थे? फीमेल गैमेट के पास में। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। यहाँ तो वाटर अंडरग्राउंड है ना, एबव ग्राउंड तो वाटर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो ये तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पोलन ट्यूब जरूर, पोलन ट्यूब फॉर्म हुई है, पोलन ट्यूब की आवश्यकता हुई है, ठीक है, मेल गैमीट्स को पहुंचाने के लिए फीमेल गैमीट के पास में, क्लियर। ये बात आपकी समझ आ रही है ना भाई? लोअर प्लांट्स में चाहे एल्गी की बात करूं या ब्रायोफाइट्स में देखूं या टेडोफाइट्स में बात करूं, तो वहां पर जो मेल गैमीट है वो मोटाइल थे। लेकिन यहाँ हायर प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों ही क्या है? नॉन मोटाइल है। इसलिए यहाँ पर क्या है? पोलन ट्यूब डेवलप हुई, क्लियर है ना। तो एक बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि the process of formation of pollen tube that carry male gametes towards the female gamete, इसको क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी बोला जाता है, साइफोनोगैमी बोला जाता है इस प्रोसेस को। और इसलिए हम स्पर्मेटोफाइट्स को और क्या बोलते हैं? साइफोनोगैम्स सॉरी, क्या बोलते हैं? साइफोनोगैम्स। साइफोनोगैम्स इनको इसलिए हम बोल सकते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स को, क्लियर, क्योंकि इनके अंदर पोलन ट्यूब डेवलप होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियली में आप थोड़ा सा और समझ लीजिए कि मैंने आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। वहाँ पे एक वेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपने देखा, वैक्यूल को देखा था, ये इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म, क्लियर। एंड दिस स्ट्रक्चर इज, देख रहे हैं आप, यूनी न्यूक्लिएट है, यूनिसेलुलर है और हैप्लॉइड है, क्योंकि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के रिजल्टेंट से फॉर्म हुआ है। और इसकी दो कवरिंग मैंने आपको बताया थी, पोलन वॉल जिसको बोला था, एक आउटर कवरिंग, एक आउटर कवरिंग जिसको एक्साइन कहा था, एक इनर कवरिंग जिसको इंटाइन बोला था, क्लियर। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक्साइन पर वो रीजन जहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है उसको क्या बोला था? जर्मपोर बोला था। जर्मपोर या जर्मिनल फरो भी इसको बोल देते हैं,
क्लियर। और इसी के बेस पर मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि यदि किसी पॉलन ग्रेन से एक ही जर्म पोर है, एक ही जर्म पोर उसमें प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को मोनोकॉल्पिट बोलते हैं और ये कंडीशन मोनोकॉट में देखने को मिलती है। और जब किसी पॉलन ग्रेन के अंदर एक से ज़्यादा माने 3 तक जर्म पोर प्रेजेंट है तो इसको हम ट्राइकॉल्पेट कंडीशन बोलते हैं। एंड ये किस में देखने को मिलती है? डाइकॉट में देखने को मिलती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसी जर्म पोर पर, तो जर्म पोर वो रीजन है एक्साइन के ऊपर जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, क्लियर, थिन होती है, और यहां से ही क्या है, पोलन ट्यूब निकलती है, क्लियर। एक्चुअली में हम देखें तो पोलन ट्यूब क्या है? इलोंगेशन ऑफ इंटाइन, क्लियर। तो elongation of intine at the germ pore, clear, elongation of intine at the germ pore area या at the germ pore, क्लियर। तो ये भी क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब बोलेंगे, क्लियर। क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब बोलेंगे। तो पोलन ट्यूब आपके समझ आ रहा है ना कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो जर्म पोर से क्या है? एराइज होता है, जो जर्म पोर से एराइज होता है, और इसकी फॉर्मेशन को हम साइफोनोगेमी बोलते हैं। और ये यूनिक करेक्टर है किसका? स्पर्मेटोफाइट्स का। इसलिए स्पर्मेटोफाइट्स को क्या बोलते हैं? साइफोनोगेम्स भी हम बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये एडवांस करेक्टर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर देखी जाए तो जर्म पोर से क्या है? पोलन ट्यूब एनलार्ज हो जाएगी, इसी जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकल जाएगी। इसी जर्म पोर से क्या है? पोलन ट्यूब निकलेगी, क्लियर। और इसके अराउंड एक्साइन है वो बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इस पोलन ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है, मींस जो माइक्रोस्पोर के अंदर जो कंटेंट्स थे, जो स्ट्रक्चर थे, वो सभी कहाँ आ जाते हैं? पोलन ट्यूब में आ जाते हैं। और फर्स्टली यहाँ पर इस पोलन ट्यूब में क्या आता है? फर्स्टली वेजिटेटिव न्यूक्लियस आता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस आता है, और उसके बाद फिर 2 मेल गैमीट आते हैं, 2 मेल गैमीट्स आते हैं। तो इस तरीके से ये 3 सेल्ड स्टेज हो गई यहाँ पे पोलन ग्रेन की। इवन मैंने आपको ये बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज में ये 3 सेल्ड स्टेज में होता है। इवन यहाँ पर जो पोलन ट्यूब का आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ये पोस्ट पॉलिनेशन फिनोमेना है, मतलब पॉलिनेशन के बाद हम देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में इवन जनरल आइडिया ही दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो सारे कंटेंट इसमें आ जाते हैं। और इवन क्या है कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ आप देख रहे हैं एपेक्स से हो रही है। तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो एपिकल होती है। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो क्या है? एपिकल होती है। और ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो पोलन ट्यूब है ये ग्रोथ कर रही है टुवार्ड्स द केमिकल स्टिमुलस। अब केमिकल स्टिमुलस में कैल्शियम इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स होता है, क्लियर, जिसकी तरफ पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है और एक तरीके से मूवमेंट या अपनी ग्रोथ को शो करती है। इस तरीके से पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, मूवमेंट है, उसको हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो फाइनली अब ये भाई स्टिग्मा के टिश्यूज हैं, स्टाइल के टिश्यूज हैं, उनको पेनिट्रेट करती हुई ये कहाँ? स्टाइल से होती हुई एट लास्ट ये ओवरी में पहुंच जाती है और ओव्यूल में एंट्री करती है, क्लियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टिग्मेटिक टिश्यू और स्टाइल टिश्यू दोनों को पेनिट्रेट करती हुई, क्योंकि जनरली जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी ये रिलीज करती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करती है, पैक्टिनेज वगैरह रिलीज करती है, जो कि स्टाइल के अंदर जो टिश्यूज हैं जिसके अंदर पैक्टिनेज डिपोजिशन होता है, तो पैक्टी
पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, उस पैक्टिन को पेनिट्रेट कर जाती है, उसको लाइसिस कर देती है। और आप आगे भी ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि जो स्टाइल है जनरली ये दो टाइप की स्टाइल मिलती है, एक मिलती है हॉलो, एक मिलती है सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड स्टाइल के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज या जिनको ट्रांसमिटिंग टिश्यूज बोलते हैं वो पैक्टिन से बने हुए होते हैं। तो पोलन ट्यूब के एंजाइम्स दैट इज पैक्टिनेज उसको लाइज कर देते हैं एंड फाइनली इट एंटर इनटू द ओव्यूल। क्लियर? तो इस तरीके से हो जाता है। और बाकी मैं अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा आपको नोट करा रहा हूं। ये बात आपकी क्लियर हुई? पोलन ट्यूब को डिस्कवर किया था जीवी एमएसी ने। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, जीवी एमएसी। पोलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय जीवी एमईसी, इटालियन मैथमेटिशियन। और इन्होंने पोलन ट्यूब को डिस्कवर किया था इन पोर्ट्यूलाका प्लांट, इन पोर्ट्यूलाका प्लांट। क्लियर? इसके बाद में पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए जो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ऑप्टिमम for the growth of pollen tube। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज एपिकल, एपेक्स से होती है। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, the growth of pollen tube is apical, नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, ये सारे पॉइंट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, बोरॉन एंड कैल्शियम आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। कार्बोहाइड्रेट, boron and calcium are required for the growth of पोलन ट्यूब। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जनरली जो पोलन ट्यूब है भाई, इनिशियली जो पोलन ग्रेन है भाई वो तो बाहर ही रह जाता है, अब ट्यूब ही अंदर एंट्री करती है। पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा सरफेस पर ही रह जाता है, और यहाँ पर भी स्टिग्मा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल टाइप के पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर होते हैं। लेकिन जो कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन है उन्हीं को स्टिग्मा क्या है, इन्वाइट करता है, वही फिर वाटर एंड नरिशमेंट एब्जॉर्ब करके पोलन ट्यूब को ग्रो कराते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब जो कैल्शियम एंड बोरॉन है दोनों ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर जो कैल्शियम आप देख रहे हैं, बोरॉन आप देख रहे हैं, ठीक है, इनका काम क्या है कि जनरली बोरॉन प्रिवेंट्स द बस्टिंग ऑफ पोलन ट्यूब बाय रेगुलेटिंग इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। बोरॉन prevents
बोरॉन प्रिवेंट्स busting of pollen tube, bursting of pollen tube by regulating its osmotic pressure, by regulating its osmotic pressure. क्योंकि पॉलन ट्यूब यदि बस्ट हो गई तो मामला पूरा खराब हो जाना है, क्योंकि सारे कंटेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ क्या रोल करता है? कैल्शियम इज नेचुरली अकरिंग, कैल्शियम इज naturally occurring chemotropic agent, chemotropic agents responsible for the chemotropic movement of pollen tube, responsible for the chemotropic movements of pollen tube. Is it clear? नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, लॉन्गेस्ट pollen tube found in maize, मक्का के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट pollen tube पाई जाती है। क्लियर? maize, that is Gia maize, and this pollen tube is about 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स ये pollen tube मिलती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये pollen tube से रिलेटेड ये आपके पॉइंट हो जाते हैं। और आपको मैंने और लास्ट में प्रीवियस क्लासों में ये बताया था कि एक्चुअली में जो वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है उसका मीनिंग सीधा ये है कि पोलन ग्रेन जिसमें कम से कम एक पोलन ट्यूब हो, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो और 2 मेल गैमेट्स हो, तो उस टाइप के पोलन ग्रेन को हम वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो इस तरीके से मेरा ये लेक्चर हो जाता है। आप अच्छे से पढ़ते रहें और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।